दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है एंड अकाउंटिंग हैज बीन माय पैशन। Share trading is also my passion, so I am posting all these videos on accounting and current share market trends out of my passion on YouTube. So जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को धन्यवाद। और ये मेरा आज का वीडियो देखे जो लोग आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी एडवांस में धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एफ एंड ओ क्या होता है, कैन आई ट्रेड इन एफ एंड ओ एंड हाउ इजी इट इज। कितना आसान है एफ एंड ओ में ट्रेड करना, एफ एंड ओ में ट्रेड करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये मैंने दो एपिसोड में डिवाइड किया है। पहले एपिसोड में वी वुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड सर्टन टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो हम लोग पहले एपिसोड में देखेंगे। और दूसरे एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एफ एंड ओ एग्जैक्टली काम कैसे करता है, उसमें ट्रेडिंग कैसे होता है, उसमें पैसा कौन कमाता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस समझने के लिए कुछ टर्म्स है, कुछ कंसेप्ट्स है, वो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। then it would be easier for us to understand the working of and also the meaning of futures and options। जैसे अपना नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग होता है वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आल्सो आर traded on NSE and BSE। F&O is also called as derivative segment of NSE and BSE। दोस्तों एफ एंड ओ हम लोग हमेशा साथ में उसको यूज करते हैं कि मैं एफ एंड ओ में ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये एफ अलग है एंड ओ अलग है। एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर्स एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। इसका ज़्यादा डिटेल्स हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा इसका ज़्यादा डिटेल्स फ्यूचर्स मतलब क्या और ऑप्शंस मतलब क्या, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा आगे के स्लाइड में बात करेंगे। दोस्तों जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं मतलब क्या होता है, एफ एंड ओ में जब भी हम ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब क्या होता है, तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर, वो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कंसिडरेशन रहता है, एक प्राइस रहता है। दोस्तों ये सब कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में आगे के स्लाइड्स में आने वाला है, ठीक है। तो कैश सेगमेंट और एफ एंड ओ सेगमेंट, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। कैश सेगमेंट में इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हम लोग किसी शॉप में गए, उसको कैश दिया और उसके पास से जो भी हमको कुछ खरीदना है वो हमने खरीदा, दैट इज इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैश सेगमेंट में ये होता है। लेकिन एफ एंड ओ में क्या होता है, एफ एंड ओ में एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन फ्यूचर। मतलब एज ऑफ नाउ हम लोग खाली एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं आपको ये एक्स वाई जेड शेयर बेचूंगा या मैं आपसे ये एक्स वाई जेड शेयर खरीदूंगा। एग्जीक्यूशन डेट इज इन फ्यूचर, कैश में इमीडिएट होता है। पैसे का बात करेंगे, अगर कैश सेगमेंट में हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको 100% मार्जिन देना होता है। मतलब अगर रिलायंस का हमको 10 शेयर खरीदना है तो रिलायंस का अभी 2600 के आसपास रेट है, तो हमको 26,000 रुपया अपने अकाउंट में मैंडेटरीली रखना पड़ेगा। अगर वो पैसा है देन वी वुड बी एबल टू बाय 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस इन कैश मार्केट। लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस में वैसा नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 20 to 30% हमको मार्जिन और प्रीमियम देना पड़ता है। अगर हम लोग फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमको मार्जिन मनी देना पड़ता है, और अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऑप्शन के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला ये सब का एक्सप्लेनेशन डिटेल में आगे आएगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्या क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, ये हम लोग ये स्लाइड में समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं एफ एंड ओ में, उसका एक्सपायरी भी होता है। मतलब वो एक्सपायरी के पहले आइदर हमको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होता है या उसको कैंसिल मतलब स्क्वेयर ऑफ करना होता है। अगर हम लोग एफ एंड ओ शेयर्स में करते हैं तो ये मंथली एक्सपायरी रहता है। और अगर हम लोग इंडेक्स के ऊपर कुछ ट्रेड करते हैं तो उसका मंथली भी होता है, उसका वीकली भी होता है। जैसे मैंने मेरे पहले एक वीडियो में बताया था, एवरी थर्सडे इज वीकली एक्सपायरी फॉर इंडेक्स एंड last Thursday of every month is expiry for shares। तो दिस वाज एज फार एज द सम ऑफ द कंसेप्ट्स आर कंसर्न। अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको मोर देन 25% फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑलरेडी समझ में आ गया। दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक मेजर फर्क होता है, वो फर्क अगर आपके समझ में आ गया तो
और 25% एफ एंड ओ आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर्स जो होता है ना दोस्तों, उसमें ऑब्लिगेशन होता है, उसमें एक बंधन होता है। दैट मीन्स इफ आई बाय एनी शेयर इन फ्यूचर्स, तो उसको मुझे सेटल करना ही पड़ेगा एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स सपोज अभी नाउ वी आर इन जून सीरीज, अगर मैं जून सीरीज के लिए रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ एक लॉट, तो वो लॉट को मुझे एक्सपायरी होने के पहले स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहता तो मुझे एडिशनल 80% पैसा देके मुझे वो जो मेरा ट्रेड है वो कन्वर्ट टू डिलीवरी करके मुझे डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो आइदर डिलीवरी लो या उसको स्क्वायर ऑफ करो या उसको रोल ओवर करो। ये रोल ओवर क्या होता है ये आगे हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में क्या है, देर इज नो ऑब्लिगेशन। ऑप्शन में बंधन नहीं है। इवन इफ यू हैव बॉट ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन खरीदा भी रहेगा तो उसका जो प्रीमियम है, अगर आप ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हो तो एक्सपायरी को उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपने किसी ट्रेन का टिकट खरीदा और जब भी आपका ट्रैवल का डेट है, वो ट्रैवल के डेट में आपने वो ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं किया, वो टिकट का वैल्यू कितना होने वाला है, जीरो। आपके पास ऑप्शन है ट्रेन में ट्रैवल करो या ना करो, आपने टिकट तो खरीद लिया है, लेकिन ट्रैवल नहीं करोगे तो ट्रेन के टिकट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन में जो आपने प्रीमियम देके ऑप्शन का लॉट खरीदा है, अगर उसको आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो एट द मंथ एंड वैल्यू विल बिकम जीरो। इनडायरेक्टली देर इज नो ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स में क्या है, ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। खरीदा है तो उसका इधर आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा या उसको बेच के स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ऑप्शंस में वैसा नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी समझते हैं कि फ्यूचर्स का मतलब क्या है। व्हाट डज फ्यूचर मीन? अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर द ऑब्लिगेशन टू परचेस अ स्पेसिफिक एसेट and seller to sell and deliver that asset at a specific future date unless the holder's position is closed prior to expiration। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपायरी डेट है उसके पहले मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा या मुझे खुद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा, अगर मैंने कुछ चीज़ बेची है, अगर मैंने फ्यूचर डेट पे बेचने का एग्रीमेंट किया है तो मुझे वो एक्सपायरी के पहले बेचना ही पड़ेगा या मुझे खुद से जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर्स। ठीक है, अभी फ्यूचर्स का थोड़ा फ्रेमवर्क भी हम लोग समझ लेते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है दोस्तों? दोस्तों बीएसई और एनएसई पे देर इज अ लिस्ट ऑफ क्लोज टू 50-70 कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ग्रुप। ऐसा नहीं है कि 5-10 हजार में से सब कंपनी में हम लोग कर सकते हैं। देर आर प्री डिफाइंड कंपनीज बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरियाज सेट बाय एनएसई एंड बीएसई, जो ये एफ एंड ओ के लिस्ट में शामिल है। तो उन्हीं कंपनीज में हम लोग एफ एंड ओ में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसमें एक लॉट साइज भी होता है कि XYZ शेयर का इतना इतना क्वांटिटी एक लॉट में लेना ही पड़ेगा। कैश मार्केट में क्या होता है, हम लोग एक शेयर भी खरीद सकते हैं, हम लोग दो शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें लॉट में ट्रेडिंग करना पड़ता है। दैट मीन्स एक लॉट, दो लॉट्स, तीन लॉट्स, ऐसे लॉट खरीदने पड़ते हैं। ये लॉट का एग्जाम्पल अभी हम लोग 2 मिनट में आगे देखेंगे। एज आई सेड अर्लियर, उसका एक प्राइस होता है, उसका एक्सपायरी होता है, एंड एक्सपायरी में अगर हम लोगों ने अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसको हम लोग रोल ओवर भी कर सकते हैं। रोल ओवर मतलब क्या है? अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है और वो खरीदने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये अगले महीने में इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो उसको हम लोग रोल ओवर कर सकते हैं। अगर खरीदी हुई है तो लास्ट डे को उसको बेचना है और अगले महीने की सीरीज में उसको वापस खरीदना है। दैट इज नथिंग बट रोल ओवर इन सिंपल वर्ड्स। रोल ओवर का दोस्तों वैसे मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज 100 में खरीदी है और अगर एक्सपायरी के टाइम उसका प्राइस हो गया 90, तो 10 रुपया ऑलरेडी आपका लॉस है। रोल ओवर करते हो मतलब आप क्या करते हो, 100 की चीज 90 में बेचते हो, 10 रुपए का लॉस बुक करते हो और अगले सीरीज का अगेन एक लॉट खरीदते हो जिसका प्राइस होगा 91 रुपीज या 92 रुपीज या 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले वाला लॉट बेचो, नया लॉट वापस खरीदो। दिस इज इन सिंपल टर्म्स इज रोल ओवर। चलिए दोस्तों अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और फ्यूचर्स का फर्दर डिटेल्स भी अंडरस्टैंड करते हैं। फ्यूचर में हम लोग बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। मतलब जो लॉट साइज है उसको बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ये सेल को इन अदर वर्ड्स शॉर्ट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कितने पीरियड के लिए? पीरियड इज फ्रॉम 1 मंथ टू 3 मंथ्स। दैट मीन्स अभी जून सीरीज
परसों के फ्राइडे से चालू हुआ, तो वी कैन बाई इट फॉर जून सीरीज, वी कैन बाई इट फॉर जुलाई सीरीज, और वी कैन ऑल्सो बाई इट फॉर अगस्त सीरीज। अगर अभी अगस्त का बाय करेंगे तो 3 महीने का होल्डिंग होगा, अभी अगर जुलाई का बाय करेंगे तो 2 महीने का होल्डिंग होगा, और अगर जून का बाय करेंगे तो टिल द एक्सपायरी ऑफ जून, दैट मीन्स 1 महीने का होल्डिंग होगा। लॉट साइज में बाय करना है। उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है दोस्तों, लॉट का रेट कैसे डिसाइड होता है शेयर का, जो कैश मार्केट का जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होके फ्यूचर्स का भी भाव डिसाइड होता है। जैसा पहले बोला, मार्जिन देना पड़ता है 20 to 30% अपने अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन एज आई अर्लियर सेड, इसमें आइदर कंपलसरी सेटलमेंट और रोल ओवर इज मैंडेटरी। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है फ्यूचर्स का, इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस ऑल्सो। ठीक है, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते हो, अगर लॉस हो प्रॉफिट हो, मैक्सिमम 3 महीना, 3 महीने में आपको ये स्क्वेयर ऑफ करना ही है। अगर आप कैश में कोई ट्रेड लेते हो तो कैश में यू कैन वेट एज मच एज यू कैन, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी आप रुक सकते हो, लेकिन इसमें आपके ऊपर टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो वो टाइम पीरियड में आपको ट्रांजैक्शन क्लियर करना ही पड़ता है, भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ बिग रिस्क, दैट इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन वन साइड बट अनलिमिटेड लॉस ऑल्सो ऑन अदर साइड। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। समझो रिलायंस का लॉट खरीदना है, तो रिलायंस का 250 शेयर्स का लॉट है, जिसका प्राइस फ्राइडे का क्लोजिंग था क्लोज टू 2600 रुपीज। तो अगर एक कैश में अगर कोई खरीदता है तो उसके पास 6.5 लाख रुपए होने चाहिए, 6.5 लाख रुपीज। बट अगर इसको फ्यूचर्स में खरीदना है, देन he or she can buy at just paying 1,45,000 as margin money। ठीक है, ये मार्जिन जो है रिलायंस का, दैट वर्क्स आउट टू 22.3%। अभी दोस्तों आपको एक चीज समझ में आई रहेगी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें कम पैसे में ज्यादा वैल्यू का ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, ज्यादा वैल्यू का ट्रांजैक्शन पॉसिबल मतलब 1,45,000 देके वी कैन परचेज शेयर्स वर्थ 6.5 लाख रुपीज। लेकिन ये ओनरशिप अपने ऊपर नहीं है शेयर्स का, ये ओनरशिप अपने पास नहीं है, इसको स्क्वायर ऑफ करना है, और स्क्वायर ऑफ करने के टाइम अगर अपने खरीद भाव से भाव ज्यादा है तो हमको फायदा है, अगर हमने शॉर्ट सेल किया है तो स्क्वायर ऑफ करने के टाइम अपने खरीद भाव से अगर भाव नीचे है तो हमको फायदा है, नहीं तो हमको नुकसान है। फायदा है नुकसान हो, जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी तक हमको क्लियर करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दिस वाज एज फार एज फ्यूचर्स इज कंसर्न। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अगर कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आपका फीडबैक देना, देन आई कैन कवर फर्दर एक्सटेंसिवली दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शंस का मतलब क्या है। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला, एन ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको याद है एग्जाम्पल मैंने बोला था, ट्रेन छूटने के पहले तक यू हैव अ ऑप्शन टू कैंसल और नॉट टू ट्रैवल, वैसे यू हैव अ ऑप्शन टू एग्जीक्यूट योर ऑब्लिगेशन और लीव द कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज छोड़ दिया तो जो प्रीमियम आपने भरा है वो पैसा आपका गया। ठीक है, ऑप्शन समझने के लिए दोस्तों ये 3 कंसेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस मतलब, अगर समझो अभी हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया है, रिलायंस का फ्राइडे का भाव था 2600 रुपीज, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप 2650 का भी कॉल ले सकते हो, या 2700 रुपीज का भी कॉल ले सकते हो, या 2550 का भी कॉल ले सकते हो। तो जो आपके मन में जो टारगेट प्राइस है दैट इज नथिंग बट स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऑप्शन का जो प्रीमियम है दैट ऑल्सो वेरीज। वो कैसे वेरी होता है वो आगे के स्लाइड में आएगा। Then there is a expiry date. This is the date at which an option expires and becomes worthless। मतलब ट्रेन छूटने के बाद टिकट का वैल्यू 0, वैसा एक्सपायरी होने के बाद ऑप्शन का प्राइस बिकम्स 0 ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ऑप्शन के लिए हमको प्रीमियम देना पड़ता है, दैट इज द प्राइस एट विच एन ऑप्शन इज परचेस्ड। उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आगे के स्लाइड में हम अभी देखेंगे। दोस्तों ऑप्शन समझने के लिए और 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर चार्ट आपको समझ में आ गया तो मेजरली आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स। एक है इन द मनी। इन द मनी मतलब क्या, अभी हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, इफ
I am taking a call at a strike price of, let us say, 2550, and as of now the spot price is 2600. That means my call is much below the spot price, so I can say I am in the money. एट द मनी क्या होता है दोस्तों? एट द मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस है उसके नजदीक का अगर मैं कॉल लेता हूँ, दैट मीन्स इफ आई टेक अ कॉल ऑफ लेट अस से 2600 ओनली, देन आई एम एट द मनी. आउट ऑफ द मनी कॉल क्या है दोस्तों? आउट ऑफ द कॉल मनी इज दिस, इफ करंट प्राइस इज 2600 और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके शेयर का भाव बढ़ने वाला है, एंड इफ आई टेक अ कॉल टुडे व्हेन द स्पॉट प्राइस इज 2600 रुपीज एंड आई टेक अ कॉल ऑफ से 2800 रुपीज, देन आई एम टेकिंग अ आउट ऑफ द मनी कॉल. दोस्तों ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, वो भी कौन से टाइप का आपका कॉल है उसके ऊपर डिपेंड होता है. आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होगा दोस्तों वो सबसे कम होगा, एट द मनी का उससे ज़्यादा होगा, एंड इन द मनी का सबसे ज़्यादा होगा. इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, तो समरी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन द मनी मीन्स व्हाट? स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस. एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू करंट स्पॉट प्राइस. ठीक है, एंड आउट ऑफ द मनी मीन्स व्हाट? स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन करंट स्पॉट प्राइस. ये चीज समझ में आ गई? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इफेक्ट्स. वैसे चार इफेक्ट्स है, लेकिन ये जो दो इफेक्ट्स है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है डेल्टा इफेक्ट दोस्तों. डेल्टा इफेक्ट क्या है दोस्तों? ये जो प्रीमियम जो है, प्रीमियम का जो वैल्यू है, वो वैल्यू उसका जो अंडरलाइंग एसेट है, दैट मीन्स स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम का वैल्यू कम ज्यादा होता है. दैट मीन्स इफ आई हैव टेकन अ कॉल ऑफ लेट अस से 2600 रुपीज एंड नेक्स्ट वीक प्राइस गोज अप बाय 50 रुपीज, देन delta effect is what? At what rate my premium price also would go up. ये दोस्तों 0.5 से 1 तक इसके रेंज में ये मूव होता है. दैट मीन्स अगर एट द मनी मेरा कॉल है, तो अगर रिलायंस के शेयर का भाव 2650 होगा एंड अगर डेल्टा इफेक्ट इज 0.5, तो मेरा जो कॉल का जो प्रीमियम जो मैंने भरा था दैट वुड इंक्रीज बाय 25 रुपीज. ठीक है, ये हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा. थीटा इफेक्ट क्या है दोस्तों? थीटा इफेक्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मैक्सिमम लॉस जो होता है ऑप्शन में, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब दोस्तों कि जैसे जैसे इफ ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है ना दोस्तों, अगर देर इज नो मूवमेंट इन द स्पॉट प्राइस, आपका वैल्यूएशन, आपका जो प्रीमियम का जो वैल्यू है दैट वुड गो ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे. नॉर्मली एवरी डे 0.2% से प्रीमियम का वैल्यू कम होता है. मंथ एंड पे एक्सपायरी पे प्रीमियम का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है. दैट मीन्स अगर स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है वो अगर 0.4% से बढ़ा, नेक्स्ट डे आज आपने खरीदा, नेक्स्ट डे अगर वो 0.4% से बढ़ा, तो आपको प्रीमियम में खाली 0.1% का इंक्रीज मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने देखा डेल्टा इज 0.5. दैट मीन्स अगर 4 रुपए से रेट बढ़ा तो अपना प्रीमियम का वैल्यू बढ़ने वाला है 2 रुपए से. लेकिन ये जो थीटा इफेक्ट है उसमें से 1 रुपया कम हो जाएगा, तो प्रीमियम में इंक्रीज खाली 1 रुपए का होगा. ये चीज समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे प्रीमियम का थीटा इफेक्ट वुड बी मच फास्टर. ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया रहेगा तो हम लोग अभी इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो दोस्तों लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल. रिलायंस 250 शेयर्स का लॉट है. करंट मार्केट प्राइस इज 2600 रुपीज. इफ आई हैव टू बाय अ कॉल for current expiry, that means from period 27 May to 30th of June, if I buy a call at a strike price of 2600 rupees, then one can say I am buying at the money call. If I am buying a call with a strike price of 2800 rupees, then there is a gap of 200 rupees. Then one can say that I am buying a out of the money call. And if I buy a call with a strike price of 2500 rupees, which is much below the current market rate or current spot price, then it's a in the money call. As I said earlier, premium also changes according to which type of call you are buying. If I am buying a at the money call, then current premium which was valid on Friday was 81 rupees. If I am buying out of the money call, then the premium was 21.50 rupees. And
if I am buying in the money call, then the premium was 212.50 rupees. दोस्तों ये प्रीमियम का लॉजिक समझ में आया? आउट ऑफ द मनी पे प्रीमियम इज लोएस्ट, at the money premium is slightly higher, and if I am buying in the money then premium is substantially higher. Of the delta effect which we saw in the earlier slide, the delta gets also added in the premium. That means if I am buying in the money call, then the difference between spot and the strike price, that rate difference gets added as delta in the premium valuation. Same logic goes also for put. Now let's also understand what call means and what put means. Call मतलब दोस्तों I am bullish on a stock price, and put means I am bearish on the stock price. अगर मैं कॉल लेता हूँ और अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है स्पॉट में, then only I am going to get benefited. Put में exactly opposite है. If I am buying a share and if the spot price goes down, then only my premium is going to increase. ठीक है, ये कॉल मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ. सेम वे पुट ऑल्सो मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ. इफ आई बाय अ कॉल दैट मीन्स आई एम बुलिश, इफ आई सेल अ कॉल दैट मीन्स आई एम बेरिश. इफ आई एम बाइंग अ पुट then I am bearish, and if I am selling a put I am bullish. Exactly opposite. Of course period is 1 to 3 months. There is also here also we have a lot size and then premium into quantity, that much amount I have to pay. Premium में depending on the movement in the spot price, that is delta and also theta, there are fluctuations in the premium. As we saw earlier, there is no obligation to fulfill the contract. We can leave the contract as it is till expiry. Value will become zero and no rollovers are allowed. दोस्तों ये था पार्ट 1 में अबाउट कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अगले एपिसोड में वी वुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एफ एंड ओ वर्क्स इन रियलिटी. एक्चुअल में कैसा एफ एंड ओ वर्क होता है, कैसा प्राइस मूवमेंट होता है, हु शुड ट्रेड इन एफ एंड ओ, और रादर हु कैन ट्रेड इन एफ एंड ओ, एंड ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वेदर एफ एंड ओ इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल. पैसा कमाने का चांसेस ज़्यादा है या पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा है, ये भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. तो ये अगला एपिसोड आज रात तक, नहीं तो कल अर्ली इन द मॉर्निंग यूट्यूब पे आ जाएगा. अगर ये दोनों वीडियो आप पूरे साथ में देखते हो तो आई एम 100% श्योर कि एफ एंड ओ का एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नॉलेज आप सभी को आ जाएगा. तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. सो दोस्तों ये था आज के वीडियो में. वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा रहेगा. अगर जिसने पूरा देखा उसका बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है. तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझता है कि व्यूअर्स आर सीइंग दिस वीडियो एंड व्यूअर्स आर लाइकिंग दिस वीडियो. तो अगर आप लाइक करोगे तो सजेस्टेड वीडियोज़ में ये वीडियो और भी बहुत से लोगों के पास जाएगा. तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.